अशोकनगर नाम के शहर में अमित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों जॉब करते थे। अमित की मां अनीता गोरे गांव में रहती थी। अमित और सुनीता शहर में रहकर जॉब कर रहे थे। इसी वजह से अमित की मां अनीता उनसे मिलने शहर आ जाती है। अनीता घर में आती ही अमित से कहती है, अरे बेटा अमित, एक गिलास पानी तो पिलाना। जी माँ, अभी मंगाता हूँ। सुनीता, माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनीता कांच के गिलास में पानी लाती है। ये देखकर अनीता कहती है, अरे तुम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हो? तुम्हें पता है इस कांच के गिलास में पानी पीने से कितना नुकसान होता है? ये सारे कांच के गिलास अभी के अभी अंदर रख दो। अमित, मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे तांबे के गिलास भेजे थे, बाहर निकालो उन्हें, और अब से इस घर में उसी गिलास में पानी पिया जाएगा। शाम होती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। सुनीता अपनी सास को जैसे ही दही देती है, उसकी सास कहती है, राम राम राम, कितनी बुरी दही है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, घर में दही बनाना भी नहीं जानते। ये बाजार की दही तो ऐसे लग रही है मानो जैसे सफेद पानी खा रही हूँ। सुनीता बहू, आज से घर में बाहर से दही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें घर का दही, फिर देखो क्या स्वाद आता है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए तो आई हैं, आराम करिए ना यहाँ पर। ये सब दही वगैरह इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और हम तो हमेशा से ही बाहर का ही दही खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आदत ना हो इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ माँ, आप कहाँ इन कामों में पड़ रही हैं, ये सब रहने दो ना। बेटा, बात बाहर के दही की नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि इस दही में तुमने पैसा खर्च किया, और उसके बाद भी अगर दही में कोई स्वाद ही ना हो तो दही भी बेकार और पैसा भी बेकार। अब जब तक मैं इस घर में हूं दही तो मैं घर में ही बनाऊंगी। अनीता घर की सारी चीजें बदलने लगती है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने लगती है, और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चूल्हे पर खाना बनाना भी शुरू कर देती है। ये सब देखकर अमित और सुनीता के पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? एक तो वो मेरी बात सुनती नहीं, और जब से आई है घर की सारी चीजें बदलने में लगी हुई है। घर में गैस होने के बाद भी न जाने क्यों चूल्हा लेकर आई और उसी पर खाना बनाती है। आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारा कितना मजाक उड़ा रहा है, जिसे देखो वो हम पे हंसता है। सुनीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और इन चीजों से तो मैं भी परेशान हूँ। पर तुम जानती हो ना सुनीता, वो गांव से आई है और उन्हें वही की आदत है। अब जो भी हो वो गांव के तरीके से ही करती है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा उनको अपनी तरफ से समझाने की, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप कोशिश करो उनको समझाने की। अनीता सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता भागी भागी अपनी सास के पास जाती है तो अनीता कहती है, हे भगवान, ये मेरी साड़ी का क्या हाल बना दिया सुनीता तुमने। इतनी अच्छी कॉटन की साड़ी थी मेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पोछा लगाने लायक हो गई है। मैंने तुम्हें ये साड़ी धोने के लिए दी थी, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट होगी। ना तुमने इसमें कुछ करा, ना इसमें कांजी करी, तुमने साड़ी को धोया कैसे? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए, तो आपकी साड़ी भी मैंने वॉशिंग मशीन में ही धो दी। देख बहू, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में मैं हूं तब तक सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगी। आज से कपड़े भी हाथ से धो लेंगे। अगर तू नहीं धो सकती तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, और अगर कपड़े सूखेंगे तो वो भी धूप में। अनीता अपनी बहू को समझा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनीता का पड़ोसी शिवम खड़ा था। सुनीता उसे अंदर बुलाती है। भाभी जी, कैसी हो आप? सुना है अमित भैया की मम्मी आई है, मुझे भी तो मिलवाओ आंटी से। हाँ हाँ, अंदर आओ ना, बैठो, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सुनीता अंदर जाकर अपनी सास को बताती है कि अमित का दोस्त उनसे मिलने आया है। अनीता हॉल में आकर शिवम से मिलती है। हेलो आंटी जी। आंटी क्या होता है, माँ जी बोल, माँ जी। संस्कार कहाँ है तुम्हारे? कैसे दोस्त बना रखे हैं अमित ने। तभी वहां सुनीता तांबे के गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन शिवम वहां से जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो, चाय तो पीकर जाओ। नहीं भाभी, कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा चले जाना, पानी तो पीकर जाओ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अमित की माँ गांव में ही रहती, और इसी कारण अनीता सारी चीजें देसी तरह से करती थी। सुबह उठकर घर की लाइट पंखे सारे बंद करके घर की खिड़कियां खोल देना,
मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोकर धूप में सुखाना, तांबे के बर्तनों में भोजन करना इत्यादि। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो सुनीता और अमित फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ऑफिस से आकर सीधा फोन में लग जाते हो। खाने के वक्त तो कम से कम इस आफत को बंद कर दिया करो। मैं समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ, रुक। अनीता दोनों का फोन बंद करके अपने पास रख लेती है। अब खाने के वक्त अगर फोन इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर संडे के संडे सोसाइटी वालों को बुलाकर अनीता बातचीत किया करती। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी अनीता वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनीता की वजह से उसका बेटा और उसकी बहू बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक की रात में 7वीं मंजिल पे रहने वाली सोनी का पति नीचे आता है और अमित से कहता है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जल्दी मदद कीजिए। सोनी को बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लिफ्ट भी खराब है, इस हालत में मैं उसे नीचे भी नहीं ले जा सकता, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। भैया कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे हम सब। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ भाई साहब जल्दी आइएगा। राहुल बेटा सुनो, सोनी को कुछ नहीं होगा। जो जो मैं बोलती हूँ जल्दी से करो। ऊपर जाओ, एक भगोने में गर्म पानी करो, पुरानी चादर तौलिया सब कुछ बाहर निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। अनीता सोनी के घर जाती है और बड़े ध्यान के साथ सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। सोनी को एक लड़का होता है और सब कुछ ठीक रहता है। सोनी भी ठीक हो जाती है और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। पर अनीता को ये बात समझ में आ जाती है कि शहर उसके लायक नहीं है और उसके बेटे और बहू को अनीता की चीजें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा अमित, मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब और रहने का मन नहीं है। तू एक काम कर, कल तू मेरा गांव का टिकट करवा दे, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना तो हुआ था, कुछ वक्त और रह जाती। और वैसे भी गांव में है ही कौन, हम दोनों यहाँ पर हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी, हमारे साथ ही रह जाओ। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं। इतने दूर गांव में अकेले रहोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम आपको कभी भी कोई जरूरत होगी तो हम आपके पास तो होंगी। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं दोबारा फिर से आऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ अलग है। मैं ठहरी गांव की देसी इंसान, हर चीज देसी तरीके से करना जानती हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सोनी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अब पूरी सोसाइटी को ये एहसास हो चुका था कि अमित की माँ देसी काम जरूर करती है, पर वो काम शहर के तौर तरीकों से लाख गुना अच्छा था। अमित और सुनीता को भी एहसास होता है कि उनके रहने से घर की बिजली बिल, बीमारी और भी कई सारी चीजें सही हो रही थी। सोसाइटी के सारे लोग अमित, सुनीता भी अपनी माँ का टिकट नहीं कराते और अनीता के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा आप मत जाओ, अगर आप चले गए तो फिर हम हर रविवार अपने पास बुलाकर किससे बात करेंगे, घरेलू नुस्खे कौन बताएगा, कौन सर्दियों को 2 दिन में दूर भगाएगा, कौन अपनों के साथ वक्त बिताना और उनका कीमती मोल समझाएगा। अम्मा, हमें एहसास हो चुका है कि देसी चीजें और पुरानी बातें कभी भी गलत नहीं होती, इनसे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। मम्मी जी, आपके आने से ही मैंने और अमित ने इतनी बातें करी जितना हम कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते थे। दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहना, फिर उसके बाद घर आकर खाने पर भी फोन चलाना, हमें दूर कर रखा था इस फोन ने। पर आपके आने से हम सब पास पास आए हैं और अब आप चली जाएंगी तो हम सब फिर से दूर हो जाएंगे। माँ, हमें तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हुई, थोड़ी देर हुई, पर हम समझ चुके हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहो और हमेशा हमें सारे देसी नुस्खे और सारी देसी चीजें खिलाते रहो। सोसाइटी वालों और अपने बेटे बहू के कहने पर अनीता अपने बेटे के पास ही रुक जाती है और सबको देसी तरीका सिखाती है। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लेकिन क्या हो जब बहू ही सस्ती चीजों की शौकीन हो तो? बहू, ये कैसे बैंगन लेकर आई है? सारे बैंगन अंदर से काने निकले। ओहो माँ जी,
साइड साइड से काट कर बना लीजिए ना। 40 रुपए पाव वाला बैंगन मैं 2 रुपए किलो में लाई हूँ। बस कीड़ा तो बीच में होगा ना, बाकी तो ठीक ही होगा। बना लीजिए, बना लीजिए। सास 4 सब्जी निकालती है, जिसमें से 3 खराब। हाय रे, ये बहू की सस्ता माल लाने की आदत ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन शाम को मीनाक्षी बहू का पति संदेश भागा भागा घर आता है और सीधे कमरे में चला जाता है। अरे बहू, क्या हो गया संदेश को? ये ना मुझसे मिला, ना राम राम दुआ सलाम, सीधा कमरे में क्यों? पता नहीं माँ जी, हो सकता है जोर से। सास को भी लगता है कि हो सकता है बेटा वॉशरूम गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर में संदेश कपड़े बदलकर सामने खड़ा होता है। क्या है मीनाक्षी, शर्म नहीं आती? कहां से ये कपड़े लाए थे तुमने मेरे लिए? आज ऑफिस जाते ही फट गई। कैसे मैंने ऑफिस टाइम पूरा किया मैं ही जानता हूं। अरे क्या हो गया बेटा? बहू तो ये पैंट कल ही नहीं लाई थी, आज फट कैसे गई? जबकि ये तो तेरे नाप की भी थी। माँ, मैं क्या जानू कहां से लाई थी? मैंने कहा था ऑफिस के कपड़े मेरे ब्रांडेड होने चाहिए, या फिर किसी अच्छे दर्जे से सिला ले। पर पता नहीं सस्ते के चक्कर में ये पैंट कहां से उठा लाई। देखो माँ, ये पूरी फटी जा रही है, कपड़ा ही गला हुआ था। क्यों री, जैसे कपड़े खुद पहनती है वैसे ही मेरे बेटे के लिए भी ले आई क्या? अरे ऑफिस में बड़ा बाबू है ये, कोई चपरासी नहीं जो। माँ जी, मैंने ये पैंट चोर बाजार से खरीदी थी। लेबल देख रही हैं आप, जारा का है। इसकी एक एक पैंट 4000 की आती है और ये सिर्फ 200 में मिल गई मुझे। पति सर पर हाथ रख लेता है। अरे समझ मूर्ख मीनाक्षी, ये 4000 वाली पैंट कोई तुम्हें 200 में क्यों देगा? वैसे ही जैसे 40 रुपए पाव वाली सब्जी कोई 20 रुपए की किलो क्यों देगा? अरे इसका मतलब होता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन जिसे शौक ही सस्ते का हो, वो भला इन बातों के बारे में क्यों सोचे? वो तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बाद, बहू, तू भी घर के काम में बिजी रहती है और मैं ठहरी गवार। अब मैं बोल रही थी कि मुन्ने की ट्यूशन लगवा देते हैं, किसी अच्छे शिक्षक से कम कुछ सीखेगा ही, वरना ऑनलाइन क्लास में तो बच्चों की ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है माँ जी, शाम को पार्क जाऊंगी तो पता कर लूंगी। शाम को बहू पार्क जाती है, जहां उसे एक लड़की दिखती है जो दूसरी लड़की से लड़ रही होती है। मीनाक्षी उन लड़कियों के पास जाती है। क्या हो गया, किस बात पर लड़ाई चल रही है? एक लड़की जो मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी। आंटी देखिए ना, ये कॉमिक्स पढ़ चुकी है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। आंटी, वो सारा दिन तो पढ़ती रहती है। मैंने कहा मेरे साथ अभी खेल ले तो मना कर रही है, बोल रही है कि मैं भी पढ़ूंगी। मीनाक्षी समझ में आ जाता है कि ये लड़की पढ़ने लिखने वाली है। देखो बेटा, आज तो ये अपनी किताब तुमको दे देगी, लेकिन तुम कब तक मांग मांग कर पढ़ोगी? कभी खुद की भी तो किताब पढ़ना और खरीदने लायक बनना है ना तुम्हें। पर कैसे आंटी, मेरी तो पॉकेट मनी बहुत कम है। देखो, तुम हो 8वीं कक्षा में और मेरी बेटी 4th में, तो क्यों ना तुम 100 या फिर 200 लेकर मेरे मुन्ने को पढ़ा दिया करो रोज 1 घंटा। फिर उन पैसों से ढेर सारे कॉमिक्स खरीदना। क्यों, कैसा रहेगा? मैं टीचर? हाँ, क्यों नहीं, पर आप मेरी मम्मी को नहीं बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। तो लो 50 रुपए एडवांस, कल से घर आ जाना। हाँ। मीनाक्षी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी के लिए जो ट्यूटर 2 से 5 हजार तक का मिलता, वो सिर्फ 200 रुपए में मिल गया। वहीं अगले रोज शाम को सास कहती है, बहू, तू बोल रही थी कि मुन्ने को पढ़ाने के लिए कोई आने वाली है। जी माँ जी, वो बस आती ही होगी। अरे बहुत पैसे लेते हैं ये घर पर आकर पढ़ाने का। वैसे आजकल रेट क्या चल रहा है? तभी सामने खड़ी होती है एक प्यारी सी छोटी सी लड़की। लो, नाम लिया और शिक्षिका जी हाजिर। क्या
कौन शिक्षिका? ये क्या होता है? सास लड़की को देखकर सर पर हाथ रख लेती है। देखिए माँ जी, ये माही है। ये 8वीं कक्षा की छात्रा है और हमारा मुन्ना 4th में है, तो है ना फायदे का सौदा। ये बोलकर बहू सास को आंख मार देती है। हे भगवान, ये तो खुद ही बच्ची है, क्या पढ़ाएगी। सासू माँ बड़ी क्लास में है ये, छोटी क्लास पढ़कर ही आगे बढ़ी होगी ना, तो मैं ले आई इसे। 100 या 200 में खुश रहेगी ये। बच्ची मुन्ने को क्या पढ़ाती। रोज आती, थोड़ा किताबों से खेलती, थोड़ा खाती, थक जाती तो सो जाती। और फिर ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अरे सुनो, वो मुन्ने के स्कूल से फोन आया था, उन लोगों ने हमें बुलाया। दोनों पति पत्नी स्कूल जाते हैं, जहां टीचर कहती हैं, ये क्या है, आप लोगों को तो समझ में नहीं आता, क्या सिखाते हैं बच्चे को? क्यों, क्या हो गया, क्या सीख लिया? टीचर मुन्ने की ढेर सारी कंप्लेन करती है और फीस जमा करने को कहती है। और मुन्ने की फीस भी नहीं आई है, आप प्लीज अभी जमा कर दें, नहीं तो स्कूल से ना भेजे। तुमने मुन्ने की फीस क्यों नहीं भरी? वो क्या है ना, मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन मैं अभी तुरंत जमा कर देती हूँ। मीनाक्षी फीस जमा करके आती है। फिर देखिए जी, ये स्कूल ना बहुत महंगा है, मैंने एक स्कूल पता किया है, वहाँ जाकर कल मुन्ने का एडमिशन करवा देती हूँ। वो क्या है ना, स्कूल भी यहाँ से अच्छा है, टीचर भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, बिल्डिंग भी शानदार है। देख लो, मुन्ने के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज काम वाली कहती है, मैडम जी, मैं कल नहीं आऊंगी, कल ना मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीएम है। अरे मीनाक्षी, कल तो हमारे मुन्ने के स्कूल में भी पीटीएम है ना। हाँ हाँ, कल तो हम लोगों को भी जाना है। अगले दिन मीनाक्षी और उसका पति स्कूल पहुंचते हैं। पति स्कूल देखकर, ये है स्कूल। मीनाक्षी, ये तो किसी स्वयंसेवी संस्थान गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है। हाँ, तो पढ़ाने के लिए ही बनाया है ना, कोई माँ बाप के पैसे खाने के लिए नहीं बनाया, और ना ही बच्चों को हमेशा एक्टिविटी के नाम पर पैसे खाने की मशीन बना के रखे। चलिए अंदर। दोनों पति पत्नी स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां उनकी नौकरानी कमला बैठी होती है। अरे साहब, मैम साहब, आप लोग, क्या बात है, मुन्ने हमारी चमरी के साथ ही पढ़ती है का? ये तो हमें पता ही नहीं था। मुन्ने के मम्मी पापा आगे आ जाइए। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। आप ये चमड़ी से कॉपी लेकर मुन्ने के काम को पूरा कर लीजिए, और कल से तुम चमड़ी के साथ बैठना, कम से कम उसके जैसे बनने की कोशिश करो। दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते हैं, जहां पति का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। अब तक तो मीनाक्षी को भी समझ में आ जाता है कि पैसे बचाना और जीवन को सस्ता करना कहाँ जरूरी है, कहाँ नहीं। राहुल के माँ बाप रीना के घर रिश्ता लेकर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी रीना बहुत पसंद आई है, शादी के लिए हमारी हाँ है, क्यों राहुल? जी माँ। दादी जी, हमें भी राहुल बहुत पसंद है। बस मोहनलाल जी, एक बार रीना बिटिया से भी पूछ लीजिए, उसे हमारा राहुल पसंद है या नहीं। बोलो बेटी। मुझे पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए, माँ के गुजरने के बाद मैंने टीना को माँ की तरह ही प्यार दिया है। वो मुझसे कभी अलग नहीं रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि शादी के बाद टीना मेरे साथ ही रहे। रीना की ये शर्त राहुल की माँ और बाबूजी को अजीब तो लगी, लेकिन उन्हें रीना इतनी पसंद आ गई थी कि वो मान गए। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही इसे संभालना है। और बेटी टीना, तुम भी इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अब राहुल और रीना के साथ तुम भी हमें बाबूजी और माँ कहकर ही बुलाओ।
ठीक है अंकल आंटी, मेरा मतलब है माँ और बाबूजी। सबने नई बहू और टीना का खुशी खुशी स्वागत किया। रीना ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया और टीना भी परिवार में घुल मिल गई। अरे बस बस बहू, अब नहीं खाया जाएगा। अरे बाबूजी, अभी तो खीर भी खानी है। वाकई बहू, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो ना, उतने ही प्यार से खिलाते भी हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। लेकिन तुम ऐसे ही खिलाती रहोगी तो हम दोनों मोटे और आलसी हो जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कल सुबह से योगा शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बचपन से दोनों बहनों ने सब कुछ शेयर किया था, इसलिए टीना धीरे धीरे रीना की सभी चीजों के साथ उसके पति राहुल पर भी हक जताने लगी। रीना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू। ओह जीजू, रोजेस तो मेरे फेवरेट है, थैंक यू जीजू। और टीना फूल लेकर चली जाती है। अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। कोई बात नहीं ना, टीना को भी रोज बहुत पसंद है, उसे रखने दीजिए। अच्छा सुनो, कल मेरी छुट्टी है, हम कहीं घुमाते हैं। हाँ बहू, तुम राहुल के साथ जाकर अपना शहर दिखाओ। ठीक है माँ जी। वाओ, हम कल घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब टीना, मैं तुम्हारी बहन को घुमाने ले जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी बाइक पर 3 लोग तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने ये शहर घूमा ही नहीं, मुझे घूमने जाना है। रीना ने अपनी छोटी बहन टीना को बचपन से बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो उसे किसी बात के लिए ना नहीं कहती। राहुल, रीना, गांव से चिट्ठी आई है, तुम दोनों को हमारे कुल देवी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। लेकिन दीदी को तो गांव पसंद ही नहीं आता, जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं टीना, कुल देवी के दर्शन के लिए तो पति पत्नी को ही जाना पड़ता है। बाबूजी, मुझे गांव बहुत पसंद है और दीदी को तो गांव का एटमॉस्फेयर सूट भी नहीं करता, तो जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी और दीदी की तरफ से दर्शन कर लूंगी। अरे लेकिन प्लीज दीदी, माँ जी को बोलो ना। जाने दीजिए ना माँ जी, इसी बहाने घूम आएगी टीना। घर वालों को टीना का ये बर्ताव खटकने लगा। अरे टीना, ये मोबाइल तुम्हारे पास? ये तो मैं टीना के लिए लेकर आया था। मुझे कब से फोन चाहिए था, इसलिए मैंने दीदी से ले लिया। उन्हें तो वैसे भी फोन यूज करने का शौक भी नहीं है। राहुल, बुरा मत मानना, लेकिन तू बहू के लिए जो लाता है उसे ये टीना हड़प लेती है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता माँ, लेकिन आप जानती है ना, रीना को टीना से कितना लगाव है। ऐसे में मैं क्या कहूँ? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन टीना की ये हरकतें तेरे और रीना के बीच आ रही है। जीजू, ये कैसी शर्ट पहनी है? ये शर्ट रीना को बहुत पसंद है। रीना दीदी को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो बोरिंग शर्ट निकालो और ये शर्ट पहनो, इसमें आप बहुत हैंडसम लगोगे। अरे लेकिन तुम्हारी दीदी। प्लीज जीजू, प्लीज। चाहे फिल्म देखने जाना हो या शॉपिंग करने, टीना हर चीज में अपनी बहन को हटाकर अपने जीजू के साथ हो लेती। रीना बेचारी बस घर के काम में ही लगी रहती। इससे राहुल और रीना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रीना को भी टीना का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को ना नहीं बोल पा रही थी। रीना, शाम को रेडी रहना, हमें मेरे बॉस के घर डिनर के लिए जाना है। जी, वो टीना ने कहा आज उसका बाहर जाने का बहुत मन है, तो वो चलेगी आपके साथ। अरे रीना, बॉस तुमसे यानी मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं, साली से नहीं। मैंने समझाया टीना को, लेकिन वो जिद करने लगी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? देखा राहुल, मैंने कहा था ना तुझे। हाँ माँ, लेकिन आपने देखा ना,
रीना को खुद बुरा लग रहा है, लेकिन वो टीना को ना नहीं कह पा रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। तू तेरे बॉस के घर से आ, उसके बाद क्या कहना है वो मैं बताती हूँ। राहुल की कार में माँ जी कुछ कहती हैं। रात को राहुल और टीना बॉस के घर से लौटते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। पता है बाबूजी, जीजू के बॉस ने मुझे इनकी पत्नी ही समझ लिया था। जब मैंने उन्हें बताया कि टीना तो मेरी साली है, तो वो बोले कि तुम दोनों पति पत्नी ही लगते हो। बात तो सही कही उन्होंने, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। राहुल, टीना, मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब से रीना और टीना यहाँ आई है, टीना ही हर वक्त हर जगह तेरे साथ आती जाती है। और सच कहूँ तो रीना से ज्यादा टीना से तेरी जोड़ी जमती है, इसलिए हम चाहते हैं कि रीना को छोड़कर तू टीना से शादी कर ले। वैसे भी रीना को तेरे साथ किसी ने देखा भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अरे सही तो कह रही है, तुम्हें तो राहुल के साथ आना जाना वक्त बिताना पसंद ही नहीं है। टीना ही उसके साथ जाती है हर जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इनके साथ आने जाने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं टीना को मना नहीं कर पाती। तो अब भी मना मत करो ना, तुम्हारी छोटी बहन का घर बस जाएगा। मुझे नहीं करनी जीजू से शादी, और पापा को ये सब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? अरे तो मोहनलाल से अभी पूछ लेते हैं। स्पीकर पर रखिएगा फोन, ताकि सबको सुनाई दे। हेलो मोहनलाल जी। हाँ जी समधी जी, बोलिए बोलिए। राहुल और रीना की जोड़ी कुछ जम नहीं रही। वहीं टीना को राहुल के साथ घूमना फिरना हर जगह जाना बहुत पसंद है, और राहुल भी टीना को पसंद करने लगा है। तो क्या हम रीना की जगह टीना को अपनी बहू बना लें? देखिए, मैंने तो एक बेटी की शादी करवाई थी, वो रीना हो या टीना। आप कोर्ट में टीना की शादी राहुल से करवा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सुन लिया तुमने, तुम्हारे पापा भी मान गए। हे भगवान, ये क्या हो गया है आप सबको? मैंने बहू बन के आप सबकी इतनी सेवा की, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बहू तो तुम बन ही गई हो रीना, लेकिन राहुल की पत्नी कहाँ बनी? हर जगह तो इस टीना को भेज देती हो उसके साथ। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने इसकी जिद पूरी करने के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। टीना, मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि राहुल मेरे पति हैं, उन पर पहला हक मेरा है। बचपन से मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरी साइकिल, तूने जो मांगा मैंने तुझे दे दिया। मुझे क्या पता था कि तू एक दिन मेरा पति ही मुझसे छीन लेगी। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे तो आदत है आपसे सब मांगने की, लेकिन आपका शादीशुदा जीवन खराब करना नहीं चाहती थी मैं। लेकिन कर तो दिया ना तूने। जब तू राहुल के साथ हर जगह जाती थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अगर तभी तुझे हाथ में रहने को बोल दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दे दीदी, मैं मानती हूँ मुझे जीजू और आपके बीच में नहीं आना चाहिए था। राहुल की माँ, अब जब इन दोनों को अकल आ ही गई है तो नाटक खत्म कर दे। हाँ जी, नाटक खत्म। कैसा नाटक? ये तुम्हें छोड़कर टीना से शादी करने की ये सारी बात ना एक नाटक थी। बहू, तुमने टीना को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था, और टीना में ये समझ ही नहीं थी कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। अब ऐसे तुम्हारे और राहुल के बीच आना सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा से मिलकर हमने ये नाटक रचा। बॉस ने भी इसमें हमारा साथ दिया। मैं अपना सबक सीख गई हूँ, मैं समझ गई हूँ कि अब दीदी पर पहला हक जी चुका है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपना और पापा का ख्याल रखूं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही पापा के पास वापस चली जाऊंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की जिद पूरी करने में भूल गई थी कि अब मैं एक नए रिश्ते में बन गई हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए।
टीना तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखने का पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हारा एक रिश्ता मुझसे भी है और सभी रिश्तों को बराबरी से संभालना तुम्हें सीखना ही होगा। आज सिखा तो दिया आपने। इस तरह दोनों बहनों को अपनी गलती समझ में आ गई। टीना अपनी बहन का घर छोड़कर अपने पापा के पास वापस चली गई। राहुल और रीना एक सुखी जीवन बिताने लगे। ममता बहुत ही समझदार और होनहार लड़की है। जो उससे मिलता उससे पसंद करता। ऐसे में देखो ममता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो किसी से नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ जाओ, देखते हैं क्या बात होती है। बड़े मान गए तो। अगले दिन रोहित के माँ बाप ममता के घर आते हैं। हे भगवान, कितना बड़ा बंगला है। बेटा ये तो बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, ये क्यों करेगी हमारे घर शादी। तभी ममता के माँ पापा भी आ जाते हैं। दोनों ही काफी सरल और सुलझे से। आइए आइए, ममता ने बताया आप लोगों के बारे में। देखिए रोहित अच्छा कमा रहा है, आगे तरक्की करेगा तो अच्छा ही करेगा। बाकी ममता भी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी लगने में देर नहीं लगेगी। क्यों रोहित? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं ममता को हमेशा खुश रखूंगा। अरे कोई हमें भी पूछ लो, या फिर रिश्ता पक्का हो ही गया हो तो हम चले जाएं। अरे अरे कैसी बात करिए बहन जी, बच्चों को तो आप ही ने संभालना है, क्यों ममता की माँ। खैर, रोहित की माँ को अपनी बेइज्जती लगती है और वो सोच लेती है कि वो सारा बदला शादी के बाद ममता से लेगी। शादी के बाद हाँ तो ममता, क्या क्या आता है। देखो शादी तय करते वक्त तो हमें बस मूर्ति की तरह बिठा दिया गया था, पूछने का मौका ही नहीं दिया कि कैसे शादी तय करते। माना तुम बड़े घर की बेटी हो, लेकिन बेटे को मैंने भी इस लायक बनाया है कि वो भी कल को बड़ा घर ले सके, समझ रही हो ना। जी माँ जी, वो क्या है ना, काम तो मुझे कुछ खास नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगी। माँ जी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कभी माँ ने काम नहीं करने दिया। माँ तो माँ होती है, लेकिन यह भी जानती होगी ना कि सास कभी माँ नहीं होती, ना हो सकती है, ठीक है। ममता क्या कहती, आदत ही नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात करे, तो वो मान जाती है जो कुछ भी सास कहती है। बहू तुझे तो पता है बाहर का दूध कितना महंगा और मिलावट भरा होता है। वो आंगन में जो गाय खड़ी है ना, रोज सुबह शाम उसका दूध निकाला कर, समझ गई। लेकिन माँ जी, मुझे तो ये काम बिल्कुल नहीं आता। अरे तो सीख ले, तू ही तो बोल रही थी ना कि सीख लेगी। देख बहू, गाय हमारी माता होती है, वो दूध दे रही है ये एहसान है, लेकिन तू सर पर पल्ला रख कर साड़ी पहन कर ही दूध निकालेगी, समझी। जी माँ जी। अब जो ममता जीन्स टी शर्ट के बिना कुछ ना पहनती थी, पति के उठने से पहले ही साड़ी सर पर पल्ला रखकर गाय का दूध निकाल रही होती है। हाय रे, ये काम तो बड़ा मजेदार है, चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ। ममता घूंघट में सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल देती है। क्योंकि घूंघट में चेहरा नहीं दिख रहा था, कोई नहीं पहचान पाता कि वो ममता है। फिर अगले रोज, यार मैं जब भी सोकर उठता हूँ तुम पास नहीं होती, कब उठती हो तुम? और नहा धोकर तैयार, क्या बात है? मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से पहले होता है ना, और आज तो हमारे ऑफिस में फॉरेन से क्लाइंट्स आ रहे हैं। देखो तो कैसी लग रही हूँ, शादी के बाद पहली बार कोट पैंट पहन कर जा रही हूँ। अरे क्या मस्त कॉर्पोरेट लुक आ रहा है, रुको मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। नहीं प्लीज नो। नो बोलते वक्त ममता का हाथ उसके चेहरे पर था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिखता, और ये फोटो भी चली जाती है फेसबुक पर। ये क्या ममता, फोटो में चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? वो क्या है ना, शादी के बाद ऐसे कपड़े ठीक नहीं लगते। सब ठीक लगता है, कमाने वाली बहू हो तो कुछ भी पहन सकती है। ममता हंसकर पति की बात टाल देती है। फिर अगले रोज, बहू आज कीर्तन है तो ऑफिस मत जाना, पता है ना नवरात्रों का आखिरी दिन है। और हाँ, आज ना कोई भारी साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी। दोपहर में ममता लाल रंग की चुनरी साड़ी में तैयार हो जाती है। सास परेशान सी घूम रही होती है कि
क्या हो गया माँ जी? अरे बहू, कीर्तन की मंडली नहीं आई और आसपास की औरतों का आना शुरू भी हो गया। फोन किया तो उन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा। माँ जी, माइक तो है ना हम लोगों के घर पर? हाँ है तो। माँ जी, मुझे ना कुछ भजन आते हैं, वही मैं सुना दूंगी। दूसरे दिन ममता की सास के पास फोन आता है। अरे लता जी, आप कैसे फोन करना हुआ? अरे भाई, कौन सी मंडली मंगवाई थी? क्या भजन था आप लोगों के घर का? मान गए, जरा नंबर तो देना। लता जी, मंडली ने तो ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था। वो तो मेरी बहू की आवाज है, वही गा रही थी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! जरा बात तो कराना बहू से, हम भी बधाई दे दे उसे, कितनी अच्छी आवाज है। अरे वो तो इंजीनियर है, वो जॉब पर गई है। अरे वाह, क्या बात है! कितने रूप है तुम्हारी बहू के। लता फोन रख देती है, लेकिन सास अब सासू माँ सोच में पड़ जाती है कि सच में उसकी बहू के कितने रूप है। फिर एक रोज, बेटा जरा अस्पताल ले चल, लगातार चक्कर आ रहा है। अरे माँ, कुछ नहीं हुआ होगा, बस ज्यादा खा लिया होगा, आराम कर, ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। बेटा माँ की बात को टालकर ऑफिस चला जाता है। सास सोफे में ही लेट जाती है कि तभी ममता ऑफिस के लिए तैयार होकर आती है। क्या हुआ सासू माँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। ओ माँ रुकिए, ये तो खतरे की घंटी भी हो सकती है। बहू फट से कमरे में जाकर बीपी नापने की मशीन ले आती है। वो सास की बीपी नाप रही होती है कि पीछे से ससुर जी अपने नए फोन से सास की फोटो खींचते हैं, जिसमें ममता की पीछे से फोटो आ जाती है, सास की मशीन से बीपी नापते हुए। क्या हो गया है ममता तेरी सास को? माँ जी को चक्कर आ रहे थे, बीपी लो है पापा जी। मैं घोल दे रही हूँ, मम्मी को सारा दिन पानी में मिलाकर पिलाते रहिएगा। बहू ससुर को घोल दे देती है। देखो कैसी फोटो आई है, इसमें तो बहू पूरी डॉक्टर लग रही है, बस चेहरा नहीं दिख रहा। ससुर भी फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। सारा दिन वो सास को बहू का दिया घोल देता है और फिर शाम को, माँ कुछ खाने को दे, भूख लग रही है। सास गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती है। क्या बात है, जब घर से निकला था तो तुम्हें चक्कर आ रहा था और अब? अरे भला हो बहू का, तू तो बिना कुछ पूछे चला गया। उसने मेरा बीपी चेक किया, कोई घोल दिया, 2 बार घोल पीकर मेरा बीपी बराबर हो गया, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। तभी बहू आ जाती है। मर कैसे जाती माँ जी, अभी तो आपको अपने बड़े घर में शिफ्ट होना है। कैसी बात कर रही है बहू, सच में? कैसे? माँ जी, मैंने और इन्होंने मिलकर कुछ पैसे सेव किए हैं। मैंने नहीं माँ, इस अकेली ने सारी सेविंग्स की है, और इतना ही नहीं, शहर में जमीन देकर फाइनल भी की, और अब ये उस पर मकान बनाने का नक्शा तैयार कर रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है बहू, जरा दिखाओ तो डिजाइन। हाँ हाँ पापा बिल्कुल, लेकिन उसके पहले सासू माँ का बीपी एक बार और चेक कर लूं। बहू सास का बीपी चेक कर रही होती है कि सास उसे देखती है, और फिर उसे लता की बात याद आती है कि बहू के कितने रूप है। सास का बीपी चेक करके वो पेपर के डिजाइन ससुर को दिखाती है, हाथ में पेंसिल लेकर, बिल्कुल किसी आर्किटेक्ट की तरह। वो ससुर जी को घर का नक्शा दिखा रही होती है तो सास उसकी फोटो खींच लेती है। भले ही बहू का चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये फोटो किसी बड़े आर्किटेक्ट की है। बड़ी प्यारी फोटो आई है बहू, इसे तो मैं फेसबुक में डालूंगी। दिन रात मेहनत करती है बहू और घर बन जाता है। फिर जिस दिन गृह प्रवेश होता है, वाह बहू वाह, कितना प्यारा घर है। माँ, ममता ने इसकी दीवार से लेकर फर्श, पर्दे से लेकर बेड, सब कुछ खुद पसंद किया है। और माँ, ममता ने ही इस घर का नाम आपके और पापा के नाम पर रखा है। माँ जी, इस बार के नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा हम इस बड़े घर में ही करेंगे। सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस घर में तेरे जैसी बहू हो, जिसके 9 नहीं न जाने कितने रूप है, और हर रूप पूजनीय। बेटा, मेरे घर की तो तू ही देवी है।
तू ही देवी है।